नंदपुर नाम का गांव अपने पशुपालन के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग उच्च नस्ल की गाय, बैल और भैंस वगैरह पाला करते थे। हर साल गर्मियों में नंदपुर गांव में एक मेला लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग गाय, भैंस और बाकी जानवर बेचने और खरीदने आते थे। नंदपुर गांव से कई कोस दूर गंगा पार तकिया नाम का एक गांव था, जहां राहुल नाम का हलवाई रहता था। राहुल की गाय बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी। वो कई दिनों से एक नई गाय खरीदना चाहता था। मैं सोच रहा हूँ नंदपुर गांव चला जाऊँ। अगले महीने वहाँ पशु मेला लगेगा। हमारी बूढ़ी गांव से हमारा काम नहीं चल रहा है। ये गाय वहाँ बेच आऊंगा और नई गाय फरोख्त कर लूंगा। हाँ, चले जाओ और मेरे लिए वहाँ से 1 दर्जन चूड़ियाँ भी ले आना। मैंने सुना है कि वहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, चूड़ियाँ भी ले आऊंगा। राहुल के गांव से नंदपुर गांव पहुंचने में 2 दिन लगते थे। कच्चा रास्ता था, इसीलिए पैदल ही जाना पड़ता था। राहुल की बेगम ने उसके लिए 2 दिन का खाना बांध दिया। राहुल खाने की पोटली और पुरानी गाय लेकर नंदपुर गांव की तरफ चल पड़ा। नदी तक पहुंचने में उसे रात हो गई। नदी किनारे गौशाला बनी हुई थी। राहुल ने सोचा कि वो रात भर गौशाला में ही रुक जाएगा और सुबह होते ही नदी पार करके आगे के सफर पर निकल जाएगा। राहुल जब गौशाला के अंदर गया तो उसने देखा कि गौशाला में कई गाय और बैल बंधे हुए हैं। दर्जन भर आदमी गौशाला के अंदर सो रहे हैं। लगता है ये लोग भी नंदपुर जा रहे हैं। राहुल ने अपनी गाय बाकी गाय बैलों के साथ बांध दी। राहुल ने पोटली से खाना निकाला और खाना खाने के बाद सो गया। गर्मियों के दिन थे। राहुल को रात में प्यास लगी। जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि गौशाला में लेटे हुए सारे आदमी गायब हो चुके थे। यहाँ तो कम से कम दर्जन भर लोग थे। वो कहाँ चले गए? राहुल ने गौशाला से बाहर जाकर देखा। बाहर भी उसे कोई नहीं मिला। कहीं वो लोग चोर तो नहीं थे? शायद वो चोर ही होंगे, इसीलिए वो मुझे देखकर भाग गए होंगे। राहुल वापस गौशाला की तरफ गया, लेकिन उसके हाथ पैर फूल गए। उसने देखा कि एक बड़े बड़े सींगों वाली गाय, जिसके बाहर तक निकले पैने नाखून हैं, सीधे उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। इससे पहले कि राहुल को इधर उधर होने का मौका मिलता, गाय ने राहुल के जोरदार टक्कर मार दी और राहुल 3-4 फीट दूर जाकर गिर गया। टक्कर मारने के बाद गाय फिर से गौशाला में घुस गई। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। इतनी खतरनाक गाय तो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं गौशाला में सो रहा था तब वो गाय वहाँ नहीं थी। सुबह होने में अभी काफी वक्त है। क्या मैं अपनी बूढ़ी गाय लेने के लिए गौशाला में जाना चाहिए? अगर मैं नहीं गया तो ज्यादा ना सही 20-25 हजार का नुकसान तो हो ही जाएगा। राहुल कुछ देर बाहर ही इंतजार करता रहा। वो किसी आदमी के तलाश में था जो उसकी मदद कर सके, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद उसे कोई भी आदमी आसपास दिखाई नहीं दिया। राहुल लंगड़ाते हुए दबे पांव गौशाला की तरफ गया। उसने झांक कर गौशाला में देखा। गौशाला में सिर्फ राहुल की गाय थी, जिसके पास एक भूतनी खड़ी थी, जो गाय को कटे सिरों की माला पहना रही थी। आजा, तेरा सर भी इस माला में पिरो देती हूँ। भूतनी राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हटा, लेकिन किसी चीज से टकराकर गिर गया। उसने पीछे देखा कि वही गाय, जिसके लंबे सींग और पैने दांत हैं, वो उसके पीछे पड़ी है। एक तरफ भूतनी और दूसरी तरफ भयानक गाय। राहुल के पास भागने का कोई मौका नहीं था। राहुल ने बस आंखें बंद कर ली और हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांगने लगा। तभी तेज रफ्तार से एक घुड़सवार वहां आ गया और राहुल को एक झटके में वहां से खींचकर ले गया। काफी दूर जाने के बाद घुड़सवार ने घोड़ा रोका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अगर आप वक्त पर ना आते तो वो गाय और भूतनी मेरा क्या करते। क्या तुम नंदपुर गांव पहली बार जा रहे हो? हाँ, मैं पहली बार ही वहाँ जा रहा हूँ। तभी तुम उस भूतिया गौशाला में फंस गए, वरना इस राह से गुजरने वाले ज्यादातर मुसाफिर इस गौशाला के बारे में जानते हैं। बहुत साल पहले गंगाराम नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ बहुत दूर से अपनी गाय और बैल लेकर नंदपुर गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। रात में उसे नदी किनारे गौशाला में रुकने का फैसला किया। तभी नदी के किनारे कुछ डाकू आ गए। डाकू ने गंगाराम की बेटी से नाच दिखाने को कहा। जब गंगाराम की बेटी नहीं नाची तो डाकू ने गंगाराम, उसकी बेटी और उसके सभी गाय बैलों की हत्या कर दी।
तब से उनकी आत्मा इस गौशाला के आसपास भटकती है। वे आत्माएं इस गौशाला में आदमी और गाय बैलों के होने का भ्रम पैदा करती हैं। इस गौशाला पर कभी मत रुकना। घुड़सवार ने राहुल को नंदपुर गांव तक छोड़ दिया और चला गया। राहुल को उसकी पुरानी गाय कभी वापस नहीं मिल पाई। मुन्ना राम सेठ हरबंस लाल की आटा की चक्की पर काम करता था। सेठ उसे मोहल्ले के अमीर घरों में गेहूं उठाने के लिए भेजा करता था। मुन्ना गेहूं लेकर आता, चक्की में पीसता और वापस लोगों के घरों तक पहुंचा देता। मालिक, आज 5 तारीख हो गई, मेहरबानी करके मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अमा काम तो तुम दिल लगा के करते नहीं हो, तनख्वाह तुम्हें हमेशा ध्यान रहता है। ये लो। ये क्या मालिक, सिर्फ 4,000? आपने तो वादा किया था कि इस माह से आप मुझे 5,000 देंगे। तुम्हारे काम के लिहाज से तो 4,000 भी ज्यादा हैं। अब जाओ यहाँ से, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। मुन्ना जब घर पहुंचा तो उसकी बेगम उससे बोली, मालिक के पास काम करने से बेहतर है कि आप खुद की चक्की खरीद लीजिए और खुद का कारोबार कीजिए। मालिक पैसा देने में बहुत वकालत करता है। पर मैं चक्की कैसे खरीदूंगा? चक्की खरीदने के लिए भी तो पैसों की दरकार होगी। आप मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए और चक्की खरीद लीजिए। मुन्ना अपनी बेगम का मंगलसूत्र लेकर निकल पड़ा। शाम के वक्त वो चक्की लेकर लौट रहा था। वो काफी मशरूर था क्योंकि चक्की उसे मुफ्त में मिल गई थी। आज तो मजा ही आ गया, मंगलसूत्र भी नहीं गंवाना पड़ा और चक्की भी मुफ्त में मिल गई। राह में मुन्ना को पेशाब लगी तो वो चक्की को सड़क पर रखकर झाड़ियों में पेशाब करने लगा। कौन है यहाँ पर? मुन्ना टॉर्च जलाता है। मुन्ना ने देखा कि उसके पैरों के पास एक भूतनी लेटी हुई थी। मुन्ना इतनी देर से भूतनी के ऊपर ही पेशाब कर रहा था। मुन्ना की सांसें रुकने लगी। वो आनन फानन में घर की तरफ भागा और सीधे घर पर ही रुका। क्या हुआ? आप इस तरीके से भागे क्यों चले आ रहे हैं? रास्ते में शायद कोई आसेबी हवा मेरे पीछे लग गई थी। खैर, इस बात को दरकिनार करो। अच्छी खबर ये है कि दुकान के मालिक ने मुझे मुफ्त में चक्की दे दी। क्यों? वजह तो मुझे भी नहीं मालूम। दुकानदार ने मुझसे कहा कि वो बहुत रहमदिल है और माजूर लोगों की मदद करता है। अब्बू, आप चक्की खरीद लाए? अरे बेटी, तुम ननिहाल से वापस कब आई? अब्बू, अब मैं चक्की चलाने में आपकी मदद करूंगी। रात में जब मुन्ना का परिवार सो रहा था तो अचानक उसकी बेटी को चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। अम्मी, अब्बू जब यहाँ सो रहे हैं तो कमरे के अंदर चक्की कौन चला रहा है? सोनम कमरे में देखने जाती है। अम्मी, अब्बू उठिए, कोई आसिबी ताकत चक्की चला रही है। मुन्ना और उसकी बेगम जब उठे तो चक्की की आवाज आना बंद हो चुकी थी। मुन्ना जब कमरे में जाता है तो देखता है कि चक्की ज्यों की त्यों रखी है। सोनम, लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। चक्की तो अपनी जगह पर रखी हुई है। नहीं अब्बू, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक खौफनाक शक्ल की खातून चक्की में हड्डियां डालकर पीस रही थी। सुनिए जनाब, एक बार मकान की पाक अमल करवा लेते हैं। कल आपको भी भूतनी दिखाई दी और सोनम को भी। कल आप अहले इल्म अब्दुल्ला को बुला लाना। अगले दिन अहले इल्म अब्दुल्ला आता है और हवन के लिए आग जलाता है, पर अफसोस आग जल ही नहीं रही थी। बहुत हैरत ज़दा हूँ मैं कि आपके घर में लकड़ियाँ आग को पकड़ ही नहीं रही हैं। शायद किसी जिद्दी रूह ने घर में दाखिला ले लिया है। आपके घर की पाक अमल नहीं हो सकेगी। फिलहाल आपको मोहतात रहना होगा। घर में कुछ भी नामाकूल हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर अहले इल्म मुन्ना के घर से चले जाते हैं। मुन्ना का परिवार जब रात में सो रहा था तो फिर से उन्हें कमरे से चक्की चलने की आवाज आई। सुनिए अब्बू, मैंने आपको इत्तला की थी ना कि कोई चक्की चलाता है। अब आप खुद ही अपने कानों से सुनिए। आखिर में तीनों कमरे के अंदर जाते हैं। आ जाओ, मैं तुम तीनों को भी इसी चक्की में पीस देती हूँ। भूतनी हवा में उड़ती हुई तीनों की तरफ बढ़ती है। तभी मुन्ना कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से खौफनाक आवाज गूंजती है, कब तक बचोगे मुझसे? ये मेरी चक्की है,
जो भी इसका इस्तेमाल करेगा मैं उसकी बोटियां काटकर इसी चक्की में पीस दूंगी। मुन्ना के परिवार को पूरी रात घर के बाहर ही गुजारना पड़ा, क्योंकि घर के अंदर जाने से उन्हें खौफ आ रहा था। दिन की शुरुआत होते ही मुन्ना अहले इल्म को बुला कर लाया और उनसे पूरे हालात का जिक्र किया। मैंने अच्छे अच्छे आसेबी ताकतों को काबू में किया है, तुम फिक्र न करो। आज रात को मैं इसी कमरे में ठहरूंगा। अहले इल्म ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसी कमरे में ठहरा जिसमें चक्की रखी हुई थी। करीब आधी रात को कमरे से खौफनाक आवाजें आना शुरू हुई। मुन्ना दरवाजा बजाता रहा। पंडित जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पंडित जी? दरवाजा खोलिए। मुन्ना सारी रात दरवाजा बजाता रहा, लेकिन दरवाजा खोला ही नहीं। आखिरकार मुन्ना ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और दरवाजे को तोड़ दिया। अहले इल्म का जिस्म चक्की के पास ही पड़ा था, पर सिर का कुछ इल्म नहीं था। अहले इल्म का बेटा राहुल भी मुन्ना के घर पहुंचा। अब्बू, जिसने भी आपका कत्ल किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल मुन्ना के घर एक बहुत बड़ा अमल करता है। तब वो चुड़ैल वहाँ हाजिर होती है। कौन हो तू और इस चक्की से तुम्हारा क्या वास्ता है? और तूने मेरे अब्बू का कत्ल क्यों किया? 25 बरस पहले की बात है। मेरे अब्बू चक्की चलाया करते थे। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। ताजीर दीन दयाल, जिसने ये चक्की मुन्ना को दी है, और तेरे अब्बू अब्दुल्ला ने मेरी अम्मी के साथ बदसलूकी की थी। मेरी अम्मी ने दोनों को तमाचा जड़ दिया। अब्दुल्ला और दीन दयाल ने थप्पड़ का इंतकाम लेने के लिए मेरे पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया। आज अगर मैं जिंदा होती तो तेरे उम्र की ही होती। मैं अपने अब्बू की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ और हम सारे गांव वाले ताजीर दीन दयाल को भी सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इस गांव से चली जाओ। पहले दीन दयाल को भी सजा दो। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। गांव के लोगों को आखिरकार दीन दयाल को फांसी की सजा देनी पड़ी। आखिरकार चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है।